नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बताऊँ, विश्लेषण वाला कार्यक्रम बिल्कुल देखा जाए। इसमें बहुत सी चीज़ें ज्योतिष की मैं ऐसा बता देता हूँ जो सामान्यतया वो बड़े कठिन से हो जाते हैं, पर जब आप उनको कुंडली पे अप्लाई करते हैं तो उससे आपको फलादेश करने में मदद मिलती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली में। ये कुंडली कर्क लग्न की है। लग्न में 4 डिग्री का लग्न का मान बैठा है। पुष्य नक्षत्र का लग्न बना है। ये बहुत ही बलिष्ठ बनाता है। हालांकि स्वास्थ्य से 4 डिग्री का लग्न थोड़ा कमज़ोर बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है। लग्न अगर बलवान हो रहा है, मतलब लग्न का मान एकदम बिल्कुल पूर्णतया युवावस्था को पार कर रहा है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति का जो गणित है, समझने की क्षमता, ये सब बड़ी ही बलिष्ठ है। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है और द्वितीय सूर्य जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में, नीच के भी सूर्य हैं पर चतुर्थ स्थान में है। यहाँ पे व्यक्ति बड़ा सबका प्रिय होता है, सुधि लेने वाला होता है, रिश्तेदारों की, दुश्मनों से भी मैत्री करने की इच्छा रखने वाला होता है, शत्रुओं से भी मैत्री करने की इच्छा रखता है। इसका अर्थ है कि वो शत्रु बनाना नहीं चाहता है। तृतीय भाव में मंगल और केतु व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। कन्या राशि का निर्माण हो रहा है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को भुजाओं में दर्द, पेट से संबंधित समस्या भी कई बार होती है। इतना ही नहीं, वहाँ मंगल और केतु में केतु बैठे हैं 8 डिग्री के और मंगल बैठे हैं 24 डिग्री के। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अनुभवी होगा और अपने हाव भाव, अपने स्वभाव, अपने गुण दोषों से सबको प्रभावित करने वाला होगा। अभी पंचांग बताना बाकी है। चतुर्थ स्थान में बुध वक्री हुए हैं और अस्त नहीं है 3 डिग्री के, जबकि सूर्य वहाँ 19 डिग्री के कम से कम बलवान है। सूर्य की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ जाती है तो व्यक्ति विख्यात होता है, प्रेमी किस्म का होता है। हालांकि जीवन के आरंभ में वो प्रेम ज़्यादा दिखाता है, जैसे जैसे अवस्था प्राप्त होती जाती है वैसे वैसे उसका प्रेम थोड़ा शिथिल होता जाता है। सूर्य और बुध का चौथे भाव में बैठना ये बड़ा अच्छा माना जाएगा, मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा, पर फिर भी सूर्य दशम स्थान में बलवान होते हैं तो चतुर्थ स्थान में थोड़े कमज़ोरी होंगे, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को मानसिक चिंता ज़्यादा रहती है। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वो थोड़ी चिंता करने वाला होता है। पंचम भाव में 2 मित्र ग्रह एक साथ सम संख्या की राशि में, जहाँ शुक्र और शनि बैठे हैं, वहाँ शुक्र 8 डिग्री के हैं जबकि शनिदेव 25 डिग्री के हैं। ये अच्छी बात होगी कि दोनों ग्रह बहुत अच्छा बैठे हैं। शुक्र अनुराधा नक्षत्र में बहुत बलवान हो जाते हैं, नक्षत्र के स्वामी वहीं शनि बैठे हैं, और शनिदेव ज्येष्ठा के बैठे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को पत्नी के साथ मतभेद में भी जाते देखा जाता है। वो कई बार ऊपर से प्रेम प्रकट करने वाला होता है, अंदर से उतना प्रेम प्रकट नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूंगा तो सप्तम, छठा और 8वां भाव खाली है। नवम स्थान में गुरु और राहु हैं, जहां व्यक्ति खूब मेहनत करने वाला होता है और कई बार वो धर्म, पूजा पाठ, मंत्र जप, इन सभी चीज़ों में बड़ी उसका मन लगने लगता है। ब्राह्मणों का आदर, सेवा, दान, पुण्य, मंत्र जप, धर्म के लिए काम करना, लड़ना कटना, धर्म के लिए आगे रहना, इन सभी चीज़ों में राहु का प्रभाव गुरु को बहुत ही उत्तेजित करेगा और ये जो कि अच्छी बात है। दशम स्थान में चंद्रमा व्यक्ति को कीटनाशक दवाओं का काम, केमिकल का काम, फर्टिलाइजर का काम और कृषि संयंत्र से संबंधित, खाने पीने से संबंधित कोई भी अपना व्यवसाय करने वाला बना देते हैं। नवमांश कुंडली में सिंह राशि का नवांश बना है, जो लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं। नवांश कुंडली के लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना और वहां के अधिपति का अष्टम भाव में गुरु के साथ जाना पत्नी को तार्किक और चरित्रवान तो बनाते हैं, पर फिर भी वहां पे थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति भी बन जाती है। कई बार दोनों ही सत्य बोलने वाले हो जाते हैं। नवमांश कुंडली के लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना दाम्पत्य पे कई बार प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। ऐसी अवस्था में हमारा ये पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमारा दाम्पत्य बिल्कुल सुरक्षित हो, उन्हें उनका समय दिया जाए, उनके समय में से किसी की पाबंदी न हो और वो निश्चित रूप से वो आपके पास सदैव बनी रहें, इस वजह से उनको प्रेम मिलता रहे। नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है, जहां शुक्र और चंद्रमा के बल की वृद्धि राहु करेंगे और व्यक्ति प्रेमातुर रहेगा, प्रेम करने वाला रहेगा और
पतले दुबले लंबे छरहरे बदन का होता है। शुक्र और चंद्रमा लग्न पे शनि की दृष्टि, नवांश कुंडली के लग्न को जो ग्रह देखेगा व्यक्ति का शरीर वैसा ही लगभग होता है। तो शनि जो होते हैं वो व्यक्ति को कृशकाय शरीर का बनाते हैं। तो लंबे और छरहरे बदन का शनि देव का बनाना हो जाता है। यहाँ व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में ही शनि और मंगल बैठे हैं, जहां शनि स्वग्रही और मंगल मित्र की राशि में, बुध चतुर्थ स्थान में लाभ भाव के स्वामी होकर के बैठ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति विवाह के बाद और भी ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला होता है। पर विवाह में थोड़े बहुत मतभेद परिवार के कारण बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में हमें दोनों के बीच संतुलन बनाने पे ज्यादा फोकस करनी होगी। नवांश कुंडली के अष्टम भाव में गुरु, सूर्य और केतु बैठे हैं, जहां पत्नी दिमाग लगाने वाली, संशय करने वाली, कई बार मानसिक रूप से थोड़ी परेशान रहने वाली, दार्शनिक गुणों से युक्त रहती हैं। उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो धर्मगत भी हैं। वहीं दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति का दशम स्थान में उच्च का होना और बुध का जो जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति हैं अष्टम भाव में, इस कारण से कई बार व्यक्ति का कारोबार एक समय पे या ऐसा कोई कारोबार होता है जो काफी सीजनली होता है, सीजन के आधार पे चलेगा, फिर थोड़ी ठंडाई रहती है, या उसको अपने पराक्रम को बढ़ाना पड़ता है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे दशमांसा कुंडली में चतुर्थ स्थान में केतु और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में व्यापार भाव में, यहाँ पे आप व्यापार ही करेंगे क्योंकि लग्नेश दशम स्थान में उच्च के राहु के साथ बल की वृद्धि करने वाले और व्यक्ति कारोबार पे पूर्णतया नियंत्रण रखने वाला, फोकस होकर के काम करने वाला होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच के हैं, व्यापारेश और व्यापार भाव में दशम भाव चतुर्थ भाव के स्वामी बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति का कारोबार कभी कभी नीचे भी जाएगा और ये होगा शुक्र और चंद्रमा की दशा के साथ साथ केतु की दशा में। केतु की दशा में ही स्वास्थ्य से, केतु की दशा में ही व्यापार से, केतु की दशा में ही कई बार मानसिक चिंता बढ़ती है। शुक्र और चंद्रमा की दशा में भी कई बार, चंद्रमा की दशा में फिर भी चीजें ठीक रहेंगी, पर शुक्र और केतु की दशा में कई बार यहाँ पे परेशानी होती दिख रही है, मंद गति से चीजें बनती होंगी। 12वें भाव में शनि बैठे हैं जो दशम स्थान के अधिपति हैं और उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। गुरु इस कुंडली के नवम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में त्रिकोण में, यहाँ गुरु जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में, यहाँ गुरु जन्म कुंडली में अष्टमेश होकर के अष्टम स्थान में। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए गुरु काफी और कभी भी संघर्ष में नहीं है। इसके कारण व्यक्ति का जो जीवन है वो बिल्कुल संतुलित है, उसमें कभी किसी से उसको पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका काम सदैव चलता रहेगा, भले ही वो लोगों को दे दे, लोगों से उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कर्क लग्न की कुंडली है जहां व्यक्ति बहुत ही व्यवस्थित है, इमोशनल है और बहुत ज्यादा दूर तक सोचने वाला भी है। यहां रोक करके मैं लग्न, नवांश और दशमांसा पे आपसे मैंने चर्चा की, जहां दशमांसा कुंडली बहुत अच्छी बनी है। नवांसा कुंडली के केंद्र में शनि और मंगल बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य में परिवार के कारण, बाहर के लोगों के कारण, माता पिता के कारण, भाइयों के कारण, बहनों के कारण कई बार मतभेद पति पत्नी के बीच में होगा, या वो भले प्रकट न हो पर है, यह गारंटी मैं दे सकता हूं। नवमांश कुंडली अगर विषम संख्या की राशि की बनी है और वहां के लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो हमें अतिरिक्त सावधानी अपने विवाह पे रखना चाहिए। वहां दाम्पत्य खुश रहे, प्रसन्न रहे दोनों, इसकी कोशिश हमें करनी होगी। अब मैं आपको पंचांग पे लेके आता हूं। अब बात करते हैं आज के इस विश्लेषण के कार्यक्रम में पंचांग से परिचय करा दूं। कार्तिक माह दक्षिणायन व्यक्ति सुंदर होता है और हेमंत ऋतु ऐसी अवस्था व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बनाती है, लोग उसको देख करके आकृष्ट हो जाते हैं, ये बहुत ही सामान्य बात है। गुरुवार को जन्मे हैं, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि, भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, जिसके साथ भी उसके संबंध बनेंगे वो भी सुंदरता को प्राप्त करता है, मतलब उसका जीवन भी ऊपर बढ़ता है। भरणी नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको सामान्यतया छोटी छोटी बीमारियां सदैव परेशान करती रहती हैं, जैसे पाचन तंत्र, हाथों पैरों में कपकपी, ठंड ज़्यादा लगना, सर्दी जुकाम होना और कई बार व्यक्ति को बेवजह की हेडेक चिंता भी होती है, शरीर फड़फड़ाता है क्रोध आने पे। ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार। गुरु मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम 3 माला या 1 माला। रविवार को ब्राह्मणों को आवश्यक रूप से अनाज का दान करना चाहिए। अगस्त का वृक्ष अगर मिल जाए तो उसकी जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चिरचीटा अगर अगस्त ना मिले तो जिसे आपा मार्ग बोलते हैं या चिरचीटा, उसे भी आप गले में धारण कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना चाहिए रात को सोते समय। सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में आवश्यक रूप से प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करनी चाहिए। रविवार को ब्राह्मण को देने के बाद अमावस्या को अपने कुल देवता के नाम पे पितरों के निमित्त दीपक दान करना चाहिए किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, या अगर हो सके तो शनिवार को भी वृक्ष पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जा सकती है। इस कुंडली में रत्न के आधार पे अगर धन से संबंधित कोई समस्या बन रही है तो आप चंद्रमा और सूर्य दोनों में से किसी का भी रत्न धारण कर सकते हैं। गुरुवार को आप जन्मे हैं, इसमें कहा गया धन विद्या गुणे पे तो विवेकी जन पूजक। शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का जन्म गुरुवार को होता है वो धन विद्या गुणों पे तो वो धनवान, विद्यावान और गुणी होता है, साथ ही साथ विवेकी, विवेकवान भी होता है, मतलब उसका विवेक जागृत होता है। इसके साथ क्या कहा, जन पूजक। जनता, जन पूजक मतलब जो बड़े लोग हैं, भद्र लोग हैं, है ना, जो श्रेष्ठ हैं, जो कुलीन हैं, जो गंभीर हैं, जो धार्मिक हैं, मतलब सबकी पूजा करने वाला होता है। महात्मा हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं, है ना, धर्माचरण करने वाले हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, इन सब की पूजा करने वाला होता है। तो ये सारे गुण इस कुंडली में हैं। और ये कर्क लग्न की कुंडली है, ये अपना विरोध बहुत जल्दी किसी के सामने प्रकट नहीं करती है। हालांकि जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और चंद्रमा जैसे 3 ग्रह अगर केंद्र में हैं तो कुंडली के नेत्र खुले हैं। कुंडली के नेत्र खुले हैं, इसका अर्थ होगा कि हमें अब बहुत ज़्यादा चिंतित और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ एक और भी हो जाएगा, जब ज्योतिष के महान ग्रंथ में सूर्य और चंद्रमा को ही राशियों का स्वामी कहा गया है। 12 राशि में सूर्य और चंद्रमा ही के पास सारी राशियां थी, बस उन्होंने आपस में बदलाव कर लिया कि मैं फला राशि को रखूंगा, तुम फला राशि को रख लेना। तो ये दोनों ही ग्रह राशि के अधिपति हैं। 12 राशि का अधिपत्य दोनों ही ग्रह के पास था। बाद में जब दोनों का विभाजन हुआ तो चंद्रमा ने कुछ राशियों को अपने पास रख लिया और सूर्य ने कुछ राशियों को अपने पास रख लिया। ऐसे ही आरंभ में बात, मैंने इस पर कार्यक्रम बनाया था पूरा बोर्ड बना करके। तो ये बात है। भरणी नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा की। व्यतिपात योग क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं, इस वजह से विवाह में और कभी कभी संबंधों में टकराव होता है। ईर्ष्या है, द्वेष है, पराक्रम है, मजबूती है, हठ है, जिद है, क्रोध है, गुस्सा है, कुंठा है, पर वो प्रकट नहीं है। वो सामान्यतः किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता है और वो खुलकर किसी का विरोध भी नहीं करता है। वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है। बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, सबके लिए वो जीना चाहता है और सबको कुछ ना कुछ देना चाहता है। जन्म कुंडली के 4थे भाव का सुख बहुत अच्छा है। गुरु राहु के साथ बैठे हैं, पर वहां पे राहु का प्रभाव कम रहेगा, गुरु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इस कुंडली में 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं, गुरु भी और बुध भी। तो गुरु वक्री होंगे और 28 डिग्री के हैं, इस वजह से वो बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन में नहीं होंगे, 9वें भाव का ही फल करेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धर्म और भाग्य दोनों का सुख भोगने वाला है। चतुर्थ स्थान में बुध वक्री हो रहे हैं, उनका कुछ प्रभाव जन्म कुंडली के लगभग 40 से 50% तीसरे भाव का मिलेगा। इस कारण से व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपनी समस्या का अंत ढूंढने वाला, किसी भी तरीके से चालाकी करके अपना धन कमाने वाला, जब उसको लगे कि आज मुझे टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए वो किसी भी प्रकार की समझौता करने वाला हो जाता है, मतलब दिमाग लगाने वाला होता है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात कर दूं तो जो स्थिति अभी 2021 के सितंबर से चल रही है, ये राहु की दशा है, जहां तीर्थ बढ़ेगा, दान बढ़ेगा, पूजा बढ़ेगी, पाठ बढ़ेगा, लोगों का आदर बढ़ेगा और व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में आने वाला होता है। इतना ही नहीं, इसी दशा काल में विवाह होने के बाद बच्चे हों, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जमीन जायदाद खरीदे जाते हैं, भवन भूमि वाहन खरीदे जाएंगे। इसी दशा काल में चूंकि योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं ना 9वें भाव में, इस कारण से संतति का लाभ होता है और समाज में प्रसिद्धि बढ़ती है, बैलेंस इकट्ठा करता है, लिक्विड मनी व्यक्ति अपने पास रखता है, आभूषण भी उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब ये पूरे राहु की दशा में जो 2021 से चली है, अगले 18 वर्ष की दशा काल में हमें ये सारा काम कर लेना होगा। गुरु की दशा उसके बाद आएगी जो बहुत ही शांत और सुखी जाएगी और उसमें भी आपकी कुंडली में कोई तकलीफ वाली स्थिति नहीं बनी है। इस कुंडली में गंभीर पैसे आने वाले हैं, मतलब मोटा रकम
भी इस कुंडली में आ रहा है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में मंगल और गुरु का एक दूसरे को देख लेना, कन्विंसिंग कैपेसिटी व्यक्ति की बड़ी अद्भुत और श्रेष्ठ होती है। अगर मैं बात कर दूं, हमारा व्यवहार बिल्कुल ही ठीक है, हमें उसमें कोई भी बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप को रेगुलर रखना है। धन इस कुंडली में बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है और उनका स्नेह 100% व्यक्ति के पास मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं, ये कुंडली मेहनत पे सब कुछ प्राप्त करने वाली है और ये कार्मिक कुंडली भी कई बार बन जाती है। हालांकि भाग्य भाव बलवान है, भाग्येश गुरु लग्न को और जन्म कुंडली के पंचम स्थान को और तृतीय स्थान पे उनकी दृष्टि है, जहां कम से कम तीनों ही भावों में अच्छाई से ही उनकी दृष्टि जा रही है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम स्थान पे स्वग्रही या अपनी राशि पे, अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि अपने मित्र की राशि पे जा रही है, जहां व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। लेकिन 10वीं दृष्टि जो शत्रु की राशि पे जा रही है और उस भाव का स्वामी नीच है, जिसका नीच भंग लगभग नहीं के बराबर हो रहा है। इस कारण से हमें अपने पैतृक संपत्ति पे विवाद न हो या विवाद होने की स्थिति न हो, इसकी कोशिश करनी होगी। स्वयं भी जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, जो अपने नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बहुत ही सावधान होना होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी जब नीच के हो जाएंगे और उस पे इस कुंडली का मारक ग्रह, जो प्रधान मारक ग्रह है शनि है, उसकी दृष्टि जब पड़ी जाएगी तो कई बार व्यक्ति को वो यश, वो कीर्ति, वो मेहनत करने के बाद परिणाम और वो धन पैतृक मिलने में दिक्कत होती है। जन्म कुंडली के अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना कई बार व्यक्ति को विवाह में प्रेम रखने वाला होता है। प्रारंभ में थोड़ी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है। ऐसा ना हो, इसकी पूरी कोशिश करनी होगी। वैसे आपकी कुंडली का पंचम भाव भी ठीक है, 2 परम मित्र बैठे हैं। चतुर्थ स्थान भी सूर्य और बुध के कारण मैं कमज़ोर नहीं कहूँगा, पर दोनों वहाँ बैठे हैं इस वजह से कमज़ोर नहीं है। अगर कोई भी एक ग्रह वहाँ बैठ जाता तो चौथा भाव भी कमज़ोर हो जाता, क्योंकि दोनों ही वहाँ पे बलहीन होते हैं। चतुर्थ स्थान में बुध भी अच्छे नहीं होते और चतुर्थ स्थान में सूर्य भी अच्छे नहीं होते हैं। ये दोनों ही ग्रह लग्न में, नवम में, दशम में और एकादशवें में अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों ग्रह अगर 12 में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बड़ा भ्रम में रखते हैं, जबकि वो चौथे में बैठे हैं तो निद्रा की समस्या, श्वसन तंत्र, इतना ही नहीं व्यक्ति के पाचन तंत्र को भी गड़बड़ करते हैं। मन अस्थिर और अव्यवस्थित होता है और प्रायः घर में थोड़ा बहुत कलह का माहौल बना रहता है। इतना ही नहीं, अगर मैं आगे और भी बात कर दूं तो आपकी कुंडली में हमें इकट्ठा करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़मीन, सोना और आभूषण आदि पे इकट्ठा करना कोशिश करना चाहिए। एजुकेशन में इस कुंडली में थोड़ी बहुत बाधाएं मैं देख रहा हूं। कई बार व्यक्ति पढ़ाई पूरी करना चाहता है, हालांकि वो उच्च शिक्षा का योग ठीक है, मध्य की शिक्षा कई बार परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। मन ना लगे या परिस्थितियां पढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये कुंडली सबकी मदद करना चाहता है और सबको देना चाहता है। ये किसी से प्राप्त कर ले, किसी का नुकसान करा के, ये कुंडली वैसी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में व्यापार सबसे अच्छा है और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप अपने पिता के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपका साहस, आपका बल, परिस्थिति को समझने की शक्ति, ये सब देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। नवम भाव में बैठे हैं 6वें भाव के स्वामी। आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी का प्रभाव जो बन रहा है कुंडली में, ऐसी अवस्था में कई बार जो संपत्ति इकट्ठा होनी चाहिए उसमें कई बार दिक्कत भी होने लगती है। इस वजह से कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत ही सावधानी से और कोई भी पार्टनरशिप बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता होगी। रिसर्च बहुत अच्छा है, मार्केट की समझ बहुत अच्छी है, पैसा कहाँ लगाना है ये गुण आप में बहुत अच्छा है। इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हमें धर्म को बल देना है, वो कमज़ोर ना हो इसका आवश्यक होगा। धन दे करके कभी किसी को बताना नहीं है। गुप्त तरीके से दान करेंगे तो राहु को बल मिलेगा। जन्म कुंडली के नवम स्थान पे गुरु और राहु का बैठना इस कुंडली के लिए अतिरिक्त बलवान बनाने की स्थिति में इस कुंडली को लेके जा रहे हैं। दशम स्थान के चंद्रमा 19 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से आपको वो स्वतंत्र व्यवसाय करवाएंगे। व्यक्ति कई बार पद से ज़्यादा प्रतिष्ठा का भूखा होता है। वो नहीं चाहता है कि कोई उसको उसके सिंहासन से उतारे, वो नहीं चाहता है कि कोई उसको दोयम दर्जे की राजनीति से उसको कोई प्रभाव डाले। इतना ही नहीं, वो स्वतंत्र शासक की भांति स्वतंत्र काम करना चाहता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में प्राप्त होने में थोड़ी मशक्कत होगी, लेकिन जो आप चाहते हैं वो देर से ही सही पर आपको मिल जाएगा, चाहे जीवन का कोई भी लक्ष्य बना करके आपने रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में माता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। घर में थोड़े से कलह के वातावरण, सूर्य, बुध और
इन सभी ग्रहों के कारण बन रही है। माता के स्वास्थ्य की चिंता मंगल और केतु के भी कारण हो रही है। और कई बार जो इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ उसके आधार पे हमें अपने कारोबार पे सदैव ही पूरे फोकस के साथ काम करना होगा। अपने पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता हमें जीवन भर रहेगी, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हैं। आप अपने माता और पिता का खर्च वहन करने वाले तो हैं, पर कई बार उनके साथ सामान्यतया छोटे बहुत कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये खास करके चंद्रमा और मंगल की दशा के साथ राहु और गुरु की दशा में भी ये चीजें पनप सकती हैं। अब आगे बढ़ के मैं आप लोगों को इनकी कुंडली में दशाओं पे चर्चा कर देता हूं। इस कुंडली में जब कभी भी सूर्य की दशा, चाहे अंतर में, चंद्रमा की दशा, राहु की दशा, केतु और शुक्र की दशा, जब भी ये ग्रह अंतर में आएंगे आपके मनोबल को वृद्धि मिलेगी, आपका काम बढ़ेगा, काम आएगा, मन शांत होगा, तृप्त रहेगा और परेशान नहीं रहेगा। लेकिन जब कभी भी आपकी कुंडली में बुध, मंगल, शनि और गुरु की दशा इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि वो सामान्यतः वक्री हैं और 28 डिग्री के वक्री हैं। उस गुरु के ऊपर मंगल, केतु सबका प्रभाव है और राहु हालांकि गुरु के ही जैसे परिणाम करेंगे, पर फिर भी डिग्री और राशि के आधार पर इनका प्रभाव कई बार इनकी दशाओं में थोड़ी कमजोरी का भी हो सकता है। हालांकि अब गुरु चले गए हैं, राहु नहीं, अभी गुरु आने वाले हैं। अभी राहु की दशा चल रही है ना, अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है। गुरु आएंगे, हमें उस समय अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना होगा। उस समय हमें कफ जनित बीमारियां हो सकती हैं बुढ़ापे में। उस समय कई बार हमारा धन दूसरे खींच सकते हैं हमसे, हमारा नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, इस राहु की दशा में भी हमें बहुत सजग और सावधान रहना होगा। आपकी कुंडली के राहु की स्थिति अगर मैं समझ रहा हूं तो वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और वो शनि आपकी कुंडली के मारक ग्रह हैं। उल्टे आपके शनि के ऊपर राहु की दृष्टि है, गुरु भी देख रहे हैं, पर शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं, जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में हमें इस राहु की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता होगी, हमारे लाभ को कमजोरी से प्राप्त होने का एक डर सताएगा, कम्युनिकेशन गैप होता है, दाम्पत्य में परेशानी देखने को मिलती है, दिनचर्या बाधित होती है, आलस्य प्रभाव में बढ़ जाता है, संदेहास्पद स्थितियों में व्यक्ति कई बार अपने आप को रख लेता है। इतना ही नहीं, कई बार घर में कलह का वातावरण और कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में अगर मैं और भी निकट से राहु को देखता हूं तो आपके राहु 8 डिग्री के बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है गुरु। ऐसी अवस्था में जितने भी नेगेटिव तत्व प्रभाव मैंने बताए हैं उन सभी में कमजोरी सामान्यतया दिख जाएगी। मतलब अब हमें राहु को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्धि को भ्रम में नहीं ले जाना है, बहुत ज़्यादा अपने बुद्धि को लालची नहीं बनाना है और बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले निश्चित रूप से मुहूर्त लक्षण देख लेना होगा। इसके अतिरिक्त पति और पत्नी के बीच में कोई भीषण मतभेद न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। भोजन बिल्कुल शुद्ध, पितरों की पूजा आवश्यक होगी, दान निश्चित रूप से सबको करना चाहिए। कम्युनिकेशन पति और पत्नी का सांसारिक सुख में बाधाएं न डाले, इसकी कोशिश करनी होगी। इसके अतिरिक्त इस गुरु और राहु के प्रभाव में, राहु और गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र का दर्शन भी करना चाहे तो 100% कर सकता है। आपके राहु योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं, इस वजह से मैं उन्हें खराब नहीं कहूंगा। नवांश कुंडली में वो कन्या राशि में बैठे हैं नीच के शुक्र के साथ। इस कारण से कई बार पत्नी के कारण व्यय होता देख रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके पास काम सदैव ही रहेगा। दशमांशा कुंडली में वो राहु बहुत अच्छा बैठे हैं, इस वजह से जैसे जैसे आप राहु की दशा की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये राहु की दशा बीतेगी, वैसे वैसे आपको धनवान भी बनाएगी और इसकी मैं लिखित रूप से गारंटी दे सकता हूं। बस कोशिश ये करिएगा कि इस राहु के काल में जितना धन बचाया जा सके और जितना धन कमाया जा सके, इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। जितना धन कमा रहे हैं उसको रूप देते रहिए, उसको इकट्ठा करिए और कोई किसी जगह पे उसको ठिकाने लगाते जाइए, नहीं तो ये पैसे खर्च भी स्वतः राहु करवा देते हैं। जितना देंगे उतना स्वतः खर्च भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। हालांकि आपकी कुंडली के गुरु राहु के साथ बैठे हैं, इस वजह से इस कुंडली में व्यय है। 12वें भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में नीच के सूर्य के साथ बैठना कई बार मित्रों के कारण,
गलत मित्रता के कारण और कोर्ट केस कचहरी के कारण भी व्यक्ति को नुकसान में जाना पड़ता है। इस कारण से हमें कभी भी इन सभी मामलों से अपने आप को दूर ही रखना होगा। अपना प्रभाव कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी बातों पे विचार आवश्यक रूप से करना चाहिए। सफेद चंदन का तिलक, सफेद भस्म शिव जी को अर्पित करिए। स्वयं भी चंदन अपने माथे पे लगाइए। केसर और हल्दी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त तांबे का नाग, चतुर्थी का व्रत, ये सब इस कुंडली को बड़ी गति देने वाले बनेंगे। जो इस कुंडली में दशा कमजोर होगी, उसमें दशा जो कमजोर होगी उसमें राहु में बुध, राहु में सूर्य, राहु में मंगल और कई बार राहु में चंद्रमा, ये जो 4-5 अंतरदशा में जो ग्रह आएंगे, इस दशा काल में हमें परेशान होना पड़ सकता है। चाहे वो व्यय से हो, चाहे माता पिता से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे पत्नी के साथ हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के व्यक्ति परेशान रहेगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ इसी तरीके दिन हिसाब से बता दूं तो दिन आपकी कुंडली के लिए रहेगा सोमवार और शुक्रवार का। अंक सदैव 5 रहेगा। गेरुआ और सफ़ेद रंग इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। काले रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नक्षत्र के आधार पर पुष्य, भरणी, दान करने के लिए भरणी बहुत अच्छा है। रेवती, स्वाति भी थोड़ा ठीक होगा। अनुराधा सबसे बढ़िया। उत्तरा भाद्रपद भी बढ़िया है। उत्तरा फाल्गुनी भी बढ़िया है। दिशा धन कमाने के लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त मैत्री करना हो तो कन्या राशि, मकर राशि और वृष राशि के जातकों से मैत्री किए जा सकते हैं। वृश्चिक और मीन वालों से भी मैत्री करने चाहिए। इसके अतिरिक्त नवांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, इस वजह से पत्नी आपकी बिल्कुल सत्य बोलने वाली हैं और उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि न्याय प्रिय है। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहती हैं। वो थोड़ी व्ययी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। गुरु नवांश कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के साथ बैठ रहे हैं, इस वजह से हमें अपने सुख और अपने प्रेम को जीवन में लगातार बनाए रखने के लिए गाय की सेवा भी आवश्यक रूप से करनी चाहिए। संतान वगैरह का सुख इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। थोड़े बहुत मतभेद वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को संस्कार बेहतर देने हैं। धर्म लगातार करते जाइएगा तो बच्चे देखते जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।